हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8। ये हमारा सामाजिक विज्ञान के अंदर जो हमारा आता है इतिहास। इतिहास अध्याय 3, अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। ये जो अध्याय जो हमें दिया गया अध्याय 3, इसमें हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो जितने भी पूछे गए हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोगों से पूछा गया था कि खाली स्थान भरने के लिए कहा गया है। तो ये कहा है किसी भी शासक के लिए यहाँ पर आप सबको भरना है भू राजस्व। क्या भरना है? भू राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत था। आगे है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जो कि यहाँ पर आप सबको लिखना है कि कॉर्नवालिस। क्या बनना है? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, आगे दिया है कि रेतावारी का है रेतावारी व्यवस्था। यहाँ पर आपको आप सबको फिर भर देना है कि कॉर्नवालिस की राजस्व नीति थी। ठीक है, कॉर्नवालिस की राजस्व नीति ये था। फिर दिया है 4 में कि अंग्रेजों ने पंजाब व मध्य प्रांत में महालवारी, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, महालवारी व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था लागू की है। ठीक है, उसके आगे फिर हम लोग को दिया है कि छत्तीसगढ़ के गांवों में लगान वसूली होती है। कैसे होती है? गोटिंग पद सृजित किया जाता है। क्या है? गोटिया, थोड़ा सा देखिए गलती हो गया पढ़ने में। यहाँ पर दिया है गोटिया पद सृजित किया गया था। चलिए, अब हम लोग को पूछा गया है आगे का है उचित संबंध आपको जोड़ने के लिए कहा गया। हालांकि मैं आपको सामना सामनी से फिर बता देता हूँ। देखिए, भारत का मैनचेस्टर, इसका मिलान आपको करना है ढाका से। किसे? ढाका से। फिर दिया कि वस्त्र उद्योग जो है इसका मिलान आपको करना है सूरत से। कहाँ से? तो सूरत से मिलान करना। फिर जहाज निर्माण का मिलान करना आपको मछलीपट्टनम से। उसके बाद दिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज का है, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि इसका मिलान करना आपको कलकत्ता से। बस सही आपको 4 उचित संबंध आपको जोड़ने के लिए कहा गया, जो मैं आपको बता दिया हूँ। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जो कि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इतिहास में थोड़ा सा प्रश्न उत्तर जो है वो थोड़ा से लॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए पूछा गया 1793 कब? तो 1793 में कॉर्नवालिस ने कौन सी नई भूमि व्यवस्था एक कलकत्ताजी लागू की। कलकत्ताजी लागू की। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि सन 1793 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत से राजस्व वसूलने के लिए नई भूमि व्यवस्था लागू की, जिसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसके सूत्रधार लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो। यदि कोई जमींदार राजस्व वसूलने में सक्षम न हो तो उसे पद से मुक्त कर नए जमींदार की नियुक्ति कर दी जाए। बार बार राजस्व उत्तर निर्धारण से मुक्ति पाने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789 से 1790 में देय भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को अगले 10 सालों के लिए जमीन का मालिकाना हक दे दिया। अब वे जमीन की खरीदी बिक्री और लगान नहीं पटाने पर किसानों को अवैध खल भी कर सकते थे। इन कानून की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें लगान को कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि या घटने को अनदेखा कर दिया गया था। इससे जमींदारों को तो फायदा हुआ और सरकार और किसानों को इससे अधिक लाभ न हो सका। लेकिन जमींदारों को फायदा हुआ, लेकिन किसान और सरकार को इससे क्या हुआ? बहुत फायदा ना के बराबर हुआ था। ठीक है, चलिए इतना ही आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें पूछा गया था कि अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार और परिवहन के साधन में क्या क्या परिवर्तन आए। जो कि दोस्तों इसके बारे में लिखना है आपको कि
इसका उत्तर में आप सबको लिखना है कि अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार और परिवहन के क्षेत्र में कई नए अध्याय जुड़े। अंग्रेजों के लिए संपूर्ण भारत में अपने व्यापार के विस्तार व उसके कुशल संचालन के लिए विस्तृत परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने पूरे भारत में सड़क व रेल सेवाओं का विस्तार आरंभ किया। भारत में रेल सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। डलहौजी ने प्रयासों से सन 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत फिर दोस्तों आगे आप सबको लिखना है कि भारत के प्रमुख महानगरों व व्यापारियों हाँ यहाँ पर दिया था कि व्यापारियों नगरों को बंदरगाहों से जोड़ा गया। परिवहन और संचार के साधनों में हुए विकास के कारण लोग निकट आने लगे। सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधा प्रारंभ हुई और डाक व्यवस्था में भी सुधार किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, इतिहास थोड़ा सा लंबा आपको लिखना ही पड़ता है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम ज्यादा प्रयास करते हैं कि ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताएं। ठीक है, चलिए अब आगे दिया कि अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था पर लिखना कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1813 में मैकोले की सलाह पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों को बनाना तथा मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था, किंतु नई शिक्षा नीति का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि निम्न है। जो कि नंबर 1 में आप सबको लिखना है कि शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी शिक्षा के प्रति। फिर नंबर 2 में लिखना है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए विचारों का जन्म हुआ। लोग अंग्रेजी साहित्य व देश दुनिया की घटनाओं से परिचित होने लगे। राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। क्या तो राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। नंबर 5 में लिखना है कि बेरोजगारी दूर होने लगे। समाज में व्याप्त अंधविश्वास व रूढ़ियों के विरुद्ध में कई सामाजिक आंदोलन और सुधारों कार्य हुए। स्वतंत्रता समानता और लोकतांत्रिक विचारों का क्या हुआ, तो उसमें हम लोगों का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का आगे दिया है कि भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए। देखिए भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए हैं, तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि भारत के प्राचीन उद्योग धंधों के बंद होने के निम्न कारण है। जो कि नंबर 1 में आप सबको लिखना है कि कच्चे माल की कमी। लिखना है कि अंग्रेज व्यापारी अत्यधिक मात्रा में भारत से कच्चे माल खरीद कर इंग्लैंड ले जाते थे, अतः भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है, फिर आपको नंबर 2 में लिख लेना है कि पूंजी की कमी। क्या लिखना है, पूंजी की कमी। भारतीय उद्योगपतियों के पास धन की कमी थी। अंग्रेज आर्थिक रूप से अधिक सक्षम थे। फिर नंबर 3 में आप सबको लिखना है कि अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा नहीं, अंग्रेजों द्वारा तैयार माल सस्ते व आकर्षक होते थे, अतः भारतीय उद्योगपति उनसे प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहे। फिर आपको नंबर 4 में आप सबको लिखना है कि तकनीकी अभाव। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तकनीकी ज्ञान का भंडार था। फिर जबकि भारतीय उद्योग परंपरागत ढंग से उत्पादन करते थे, जिसमें लागत अधिक पड़ता था। ठीक है, और नंबर 5 में आप सबको लिख लेना है कि उचित प्रबंधन, लेना परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने जैसी समस्या भी प्राचीन भारतीय उद्योग की थी। बस यही आपको 5 पॉइंट लिख लेना है विफल होने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। कहा गया है कि भारतीय किसानों की दशा क्यों दयनीय हो गई। भारतीय किसान की जो दशा जो है, तो इसके बारे में लिखना है कि भारतीय किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपा गया राजस्व कर बहुत भारी और अनिवार्य था। अंग्रेजों के
अंग्रेजों के कारिंदे अन्यायपूर्वक किसानों से कर वसूले करते थे। यहाँ तक कि अकाल जैसी भीषण परिस्थिति में भी किसानों को कर चुकाना ही पड़ता था। मतलब कैसी भी स्थिति हो, लेकिन किसानों को क्या होता था, तो कर जो है वो चुकाना ही पड़ता था। इसके लिए भी साहूकारों और जमींदारों से ब्याज पर पैसे लेते थे। नियत तिथि तक कर चुकता नहीं करने पर उनकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप, फिर आप लिखना परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों की आर्थिक दशा अति दयनीय हो गई थी। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प कलाओं के नाम लिखिए। तो लिखना है आपको कि कपड़े बुनना, जूते बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के औजार बनाना, बांस के विभिन्न वस्तुएं बनाना, दोनों दोना दोना होता है एक चीज, पत्तल, मिट्टी, लोहे और लकड़ियों पर विभिन्न प्रकार आकृति बनाना, भवन व मंदिरों में विभिन्न आकृति बनाना, ये आदि प्रमुख दस्तकारी व शिल्प कला है। दस्तकारी और शिल्प का दोनों एक ही होता है। ठीक है, ये सब कला करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि भारत में प्रकाशित होने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। भारत में प्रकाशित, तो लिखना आपको कि भारत में प्रकाशित होने वाले 4 समाचार पत्रों के नाम। नंबर 1 में आपको लिखना कि द हिंदू, नंबर 2 अमृत बाजार पत्रिका, नंबर 3 में आपको लिखना है द इंडियन में मिरर, और नंबर 4 में आपको लिखना है इंदू। क्या लिखना है? इंदू। बस यही आपको 4 समाचार पत्र लिखना था। चलिए आगे हम लोगों को दिया गया है कि छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले कोई 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न 8 में दिया गया था कि छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो आप सबको लिखना है कि छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम। नंबर 1 छत्तीसगढ़ मित्र, नंबर 2 प्रजा हितैषी, नंबर 3 महाकौशल, नंबर 4 आजकल। तो सही आपको 4 पत्र का नाम लिखना था। चलिए अब आगे पूछा गया था कि ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम। तो आप सबको इस प्रकार से लिखना है कि ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम। नंबर 1 में आप सबको लिखना है कि मद्रास बंदरगाह। क्या लिखना है? मद्रास बंदरगाह। नंबर 2 में आपको लिखना है कि कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम लोगों से पूछा गया था कि ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। इसकी व्यवस्था को आपको समझाने के लिए कहा है। तो लिखना आप सबको कि छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में प्रचलित राजस्व व्यवस्था के दोषों को दूर करने तथा मितव्ययी बनाने का प्रयास किया गया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कई परगनों में बांटा गया और कमाविसदारों की नियुक्तियां की गई। हर परगना में राजस्व वसूल करने के लिए अमीर पांड्या और राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति हुई। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा काल में प्रचलित पटेल पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गोटिया पद बनाया। उस समय गोरिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण किसान के कुल जमीन के आधार पर किया जाता था। गोटिया अपने गांव से लगान वसूली कर सरकारी खजाने जमा करता था। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आपको अच्छी तरह से देखिए, थोड़ा सा उत्तर लंबा है, ये पूरा आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि अंग्रेजों का अंग्रेजों की नीति का अंग्रेजों की जो नीति है भारतीय भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकला पर क्या प्रभाव पड़ा। शिल्पकला पर तो आप सबको लिखना है कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण भारतीय दस्तकारी व शिल्पकला पूरी तरह चौपट होने लगी। अंग्रेजों ने इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर और चुंगी कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं बहुत सस्ती हो गई। फिर न कि भारतीय दस्तकारों व शिल्पों द्वारा बनाई गई वस्तुएं महंगी होती थी, क्योंकि वे वस्तुएं का निर्माण कम तादाद और हाथों से बनाते थे, अतः उसका लागत मूल्य बढ़ जाता था। इसके बावजूद उन्हें अपनी वस्तु सस्ती बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार अंग्रेजों के सामने प्रतिस्पर्धा में ज्यादा समय तक टिक न सके और अपना व्यवसाय धीरे धीरे छोड़ने लगे, जिसके कारण उनकी बस्तियां उजड़ने लगी। ढाका जिसे उस समय वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण मैनचेस्टर कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 13 इसमें हम लोगों से पूछा गया था कि ब्रिटिश कंपनी की नीतियों का भारतीय वन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों इसका उत्तर में लिखना है आपको कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। वन क्षेत्रों में कई नई मिलों व कारखानों की स्थापना की गई। भारतीय वनों में उपलब्ध कीमती व महत्वपूर्ण लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई की गई। उसे भारत से इंग्लैंड भेजा जाने लगा। लकड़ियों का उपयोग विवेकपूर्ण किया जाने लगा। धीरे धीरे वन क्षेत्र कम होने लगे। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का नियमतापूर्वक दोहन किया। उनका दिन उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाना था। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए अब हम लोगों से दिया गया है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय संचार एवं परिवहन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप सबको लिखना है कि यह सत्य है कि अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, ठीक है, पूर्ति के लिए संचार व परिवहन व्यवस्था का विस्तार किया, लेकिन इससे भारत में नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। सभी बड़े महानगरों व औद्योगिक नगरों को सड़क मार्ग द्वारा बंदरगाहों से जोड़ा गया। भारत में रेल सेवा का शुभारंभ भी किया गया। मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चली। सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधा का श्री गणेश हुआ। डाक सेवा में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। समाचार पत्रों ने भी शासन की नीतियों को समझने वे एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। ये आपको ऊपर में जो दिया है 2 लाइन, ये सबसे पहले लिखना है और फिर नीचे वाला ये पूरा आपको अच्छी तरह से सही नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आगे हमसे पूछा गया था कि समाचार पत्र जनता की अपेक्षाओं को शासन तक किस तरह पहुंचाते हैं। का समाचार पत्र जो वो जनता की अपेक्षाओं को शासन तक किस तरह पहुंचाते हैं। तो लिखना है कि समाचार पत्रों ने जनता की अपेक्षाओं का शासन तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। शासन की कुटिल नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में जनमत तैयार करने में समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समाचार पत्रों को लोकवाणी को मुखरित करने के कारण तत्कालिक बायस राय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर समाचार पत्रों को नियंत्रित कर दिया। इस समय देश में द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर आदि समाचार पत्र प्रकाशित हो गए थे। ठीक है, चलिए बस इतना आपको लिखना है जो आप देख रहे हैं। चल
अब हम दिया गया है कि संचार, यहाँ पर दिया गया, हम लोगों से पूछा गया था कि संचार और परिवहन के साधनों का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस बात के समर्थन में अपने तर्क दीजिए। इस बात के समर्थन में आपको तर्क देना है। तो आप सबको इस प्रकार से तर्क देना है कि वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है। इस युग में सर्वत्र मीडिया यानी कि संचार के साधनों का बोलबाला है। यदि मीडिया चाहे तो वह हवा का रुख बदल दे। राष्ट्रीय भावना के विकास में मीडिया की भूमिका सर्वोपरि है। इसके लिए मीडिया को उपभोक्तावाद को भूलकर राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होना पड़ेगा। उनके द्वारा इसे समाचारों का प्रकाशन व प्रसारण किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाए व मजबूत करे। सभी संप्रदायों के मध्य परस्पर बंधुत्व की भावना जागे। समाचार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो केवल सनसनीखेज बनाने के लिए घटनाओं को मिर्च मसाला लगाकर ना परोसे, वरना देश प्रेम रासुआ होगा। इस व्यवस्था में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से रासुआ का कोई संबंध न था। प्रारंभिक चरण में इसे बम्बई व मद्रास राज्य में 30 साल के लिए लागू किया गया, लेकिन किसानों से सीधे समझौते के बाद भी उनका शोषण कम न हुआ। उनका शोषण क्या लगातार होते ही रहा था। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आपको ये पूरा लिखना होगा। लिखने के बाद फिर यहाँ ये सभी आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजी की नई शिक्षा व्यवस्था का समर्थन क्यों किया? इसके उत्तर में अपना तर्क दीजिए। तो आप सबको लिखना है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकोले की शिक्षा नीति लागू की। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक के नई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता समानता जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए बस इतना ही आपको लिखना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हम लोगों से पूछा गया था कि कहा गया है ब्रिटिश युग में प्रेस का विकास समझाइए। प्रेस का जो विकास उसको समझाना, तो लिखना है ब्रिटिश युग में प्रेस का विकास। ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता विषय सूचनाओं और सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए समाचार पत्रों का विकास तीव्र गति से हो रहा था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी, बंगाल, हिंदी आदि कई भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो गया था। लगभग सभी समाचार पत्र सरकार की गलत नीतियों व कमियों को जनता के सामने लाने में लगे हुए थे। ब्रिटिश सरकार समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने की योजना बनाने लगी। सन 1887 में भारत के तत्कालीन वायस राय लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करवाकर समाचार पत्रों के अधिकार को सीमित कर दिया। अन्य समाचार, फिर आप आगे लिखना है कि अन्य समाचार छापने से पहले सरकारी मंजूरी आवश्यक कर दी गई तथा सरकार विरोधी समाचारों के प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर, हिंदू प्रकाशन आदि थे। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इस
लगभग ये आधा से 1 पेज में लगभग ये पूरा नोट हो पाएगा। ऊपर वाला आपको पूरा लिखना है भारत में तत्कालीन, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ से आपको ये पूरे नीचे वाला आपको पूरा लिख देना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न 4 में हमें दिया गया था कि टिप्पणी लिखिए, क्या है तो कहा गया आपको यहाँ पर हम सबको कहा गया कि टिप्पणी लिखिए, जो कि यहाँ पर दिया है कि रैयतवारी। फिर दूसरा हमारा दिया है कि छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था, और 3 नंबर में हम लोगों का दिया गया है कि महलवारी व्यवस्था। जो कि सबसे पहले आप सबको बताना है, इसके बारे में बताना कि रैयतवारी, इसके बारे में आप सबको लिखना है कि भी रैयत का आशय किसान है। क्या है तो इसका आशय जो किसान है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लगान के विषय में किसानों को सीधा समझौता करना था। यह तय किया गया था कि कृषि कार्य में आय खर्च को निकालकर जो शेष बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। इस व्यवस्था में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई संबंध न था। प्रारंभिक चरण से इस मुंबई व मद्रास राज्य में 30 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन किसानों से सीधे समझौते के बाद भी उनका शोषण कम ना हुआ। यह हो गया था हमारा कि रेतवारी के बारे में आपको बता दिया हूँ। इसके आगे फिर हमको आगे पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था, जो कि इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, टिप्पणी में आप सबको इस प्रकार से लिखिएगा कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित राजस्व व्यवस्था के दोषों को दूर करने तथा मिति व्ययी बनाने का प्रयास किया गया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कई प्रगणों में बांटा गया और कामविसदारों की नियुक्ति की गई। हर परगना में राजस्व वसूल करने के लिए अमीर पांड्या और राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति हुई। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा काल में प्रचलित पटेल पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गोटिया पद बनाया। उस समय गोटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण किसान के कुल जमीन के आधार पर किया जाता था। गोटिया अपने गांव से लगान वसूली कर सरकारी खजानों जमा करता था। क्या चीज तो सरकारी खजाने जमा करता था। ठीक है, ये पूरा आप सबको लिख लेना है। ये मैं छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद फिर हमारा लास्ट में पूछा गया था कि महलवारी का है महलवारी व्यवस्था। इसके बारे में लिखना है कि इस व्यवस्था में महल का आशय पूरे गांव से, क्या है तो महल का जो आशय है ना वो पूरे गांव से। सन 1833 से 43 के बीच अंग्रेजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान नीति लागू की, जिसमें पूरे गांव से लगान वसूलने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था के तहत लगान जमा करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से पूरे गांव की थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग 50% हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। बाद में इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था। ठीक है, इसी व्यवस्था को जो है ना वो सभी जगह लागू किया गया था। ये ऊपर वाला यहाँ तक अंग्रेजों ने पश्चिमी, फिर वहां से लिखने के बाद ये आपको पूरे नीचे वाला लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखा देता हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा ही पर यह समाप्त होता है। यह वीडियो हालांकि थोड़ा सा बहुत लंबी हो गई थी।